हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन को लेकर। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की। हमने दो कंस्ट्रक्टर को समझा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब जिन कंस्ट्रक्टर के साथ हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है? हम अगर चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू से दूसरा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर पाएँ, जैसे होता है ना कई बार कि एक ऑब्जेक्ट पे 50 फील्ड है, 100 फील्ड है, उन 100 फील्ड को ही मुझे फिर से कॉपी करना है। तो इतने सारे पैरामीटर पास करने से बेटर होगा कि मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसी ऑब्जेक्ट को प्रीवियस ऑब्जेक्ट की वैल्यू से इनिशियलाइज कर दूं। ये काम आसान है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक बहुत फ़ायदे का कॉन्सेप्ट है, ताकि मुझे फिर से पूरा ऑब्जेक्ट पैरामीटर को पास नहीं करना पड़े। एक ही बार में पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यू के साथ मैं नए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है इंटरव्यूज़ में, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गलती होती है, कहीं ना कहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इसके साथ में होती है। तो वो मैं अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मेन में हम लोग क्या क्या चाह रहे हैं अभी। सपोज एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने S1 और इसको रोल नंबर दे दिया 101 और नेम दे दिया अवनी। स्टूडेंट S1 की एंट्री कर दी हमने यहाँ पर, और हम चाह रहे हैं अब यहाँ पर कि स्टूडेंट S2 क्रिएट हो और इसके ब्रैकेट में हम क्या पास कर दें, S1। यही कॉपी कंस्ट्रक्टर है दोस्तों। S2 को मैंने S1 की वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, और बाद में अगर मैं S1 डॉट डिस्प्ले बोलूं तो भी यही डेटा प्रिंट हो जाएगा, और S2 डॉट डिस्प्ले बोले तो भी प्रिंट हो जाएगा। और एंड ऑफ द फंक्शन, मेन को हमने एंड कर दिया। छोटा सा काम करा मैंने यहाँ पर। नई बात क्या हो गई, ये तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हालांकि अगर मैं पैरामीटराइज बनाता हूँ मतलब एक डिफ़ॉल्ट बनाना है, तो डिफ़ॉल्ट तो बिना बोले ही बनेगा, आप प्रैक्टिस में लाना है। अब ये तीसरा कंस्ट्रक्टर है, जब डेटा नहीं जा रहा है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ से। तो इसका मीनिंग क्या है, इसके मायने क्या है, समझो आप। अब नाम हो गया स्टूडेंट, तो एक तो बना दिया हमने डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में रोल नंबर को तो क्या दे दिया 0, और नेम में हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी डबल कोट्स में। ये डायरेक्ट क्यों असाइन कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रिंग अब क्लास है। ये सी लैंग्वेज का पैटर्न, अगर हम कैरेक्टर अरे की बात करते तो फिर strcpy में नेम कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग अपने को कॉपी करना पड़ती। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग इट्स नॉट नल। अगर मैं एम्प्टी असाइन नहीं करूँगा तो नल कंसीडर होगा वो। तो नल मतलब नॉट अटेम्प्टेड, और अटेम्प्टेड है यहाँ पर दैट इज एम्प्टी, डबल कोट्स दे दिया हमने ब्लैंक। तो ये तो बनाना ही है, प्रैक्टिस में लाना है अपने को, कि अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं मतलब इसको बनाना है। दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या ले लेंगे अपन, पैरामीटराइज RNO कॉमा NM। ये क्या कर देगा अब, रोल नंबर RNO असाइन कर दिया हमने, और यहां भी हमने NM डायरेक्ट असाइन कर दिया, क्योंकि अब क्लास है हमारे पास। अब ये क्लास के रूप में डिफाइंड है, इसलिए हम लिख पा रहे हैं ऐसा। ये एक नया डेवलपमेंट है जो हमने स्ट्रिंग में कई बार डिस्कस किया है। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा डिफाइन होगा यहां पर, इसका टाइप देखो आप। जब S1 बनाया मैंने तो एक तो इंटीजर वैल्यू आ गई, एक स्ट्रिंग आ गई नेम।
दो अलग अलग पैरामीटर पास करें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब ये तीसरा आ गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब जब S2 कॉल होगा तो दिस विल पास S1 एज ए पैरामीटर। समझना बात को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोटो बना लूँ ऑब्जेक्ट के। रोल नंबर, नेम, ये S1 आ गया। S2 मतलब क्या हो गया? ये हमेशा फोटो बना के करोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। अब यहाँ दे दिया था हमने 101 और अवनी। जब ये पहला पैरामीटर कॉल हुआ था तो कंट्रोल यहाँ आया था, तो यहाँ दिस मिल गया था। अरे जिसने कॉल किया जब वो S1 डॉट सेट डेटा लिखता तो यहाँ दिस आता, अभी भी यहाँ दिस है, दिस एरो रोल नंबर, दिस एरो नेम, तो ये वैल्यू असाइन हुई। तो S1 में डेटा चले गया, दिस कहाँ पर पॉइंट कर रहा था? S1 में, जब पहला वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब समझना आप, जब स्टूडेंट S2 कॉल हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किसने करा? S2 ने। नेचुरल कॉल है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होना मतलब मैचिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब S1 पास हुआ यहाँ पर एज ए पैरामीटर, तो क्या हो गया? देखो स्टूडेंट और के, ये S1 की वैल्यू किस में कॉपी हो गई? के में, मतलब के एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर मैं यहाँ लिख दूं रोल नंबर असाइंस के डॉट रोल नंबर, तो ये के से रोल नंबर उठाएगा, इसके मैचिंग जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो। क्लियर? हालांकि हमने एम्परसेंड की आदत डाली है तो यहाँ पर 101 कॉपी हो जाएगा के ऑब्जेक्ट से उठा के। फिर नेम असाइंस के डॉट नेम, तो जो उस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो यहाँ पर उठा के असाइन कर दिया। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, देखो आप, मैंने भी जान करके रेफरेंस वेरिएबल यूज़ नहीं करा, जबकि हमने बात की है कि अब रेफरेंस वेरिएबल को प्रैक्टिस में लाना है। तो फंक्शन में तो एक बार आप लाओ नहीं लाओ चलेगा, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में ये प्रोसेस इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ये कंपनी में क्वेश्चन आता है कि मैं अगर यहाँ से एम्परसेंड हटा दूँ तो क्या होगा? हटा देंगे तो देखो आप, ये फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अरे स्टूडेंट के भी तो नया ऑब्जेक्ट कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तो इसको फिर S1 पास होगा, तो ये इसी जगह पर अटक जाएगा, इसी को लगातार इनफाइनाइट टाइम्स ये कॉल करने लग जाएगा जब तक स्टैक की मेमोरी फुल नहीं हो जाए। क्लियर? तो एम्परसेंड हटाने का फंक्शन में तो दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं, आपने देखा भी था, विदाउट एम्परसेंड, विथ एम्परसेंड। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस वेरिएबल लेना कंपलसरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। जब S2 ऑटोमेटिक कॉल करेगा तो फिर पहले तो S2 ने कॉल करा, अब अंदर जाके के ने कॉल कर लिया, फिर के ने नए के को कॉल करा, फिर नए के ने और नए के को कॉल किया, तो ये फिर चलते जाएगी, बात यहीं अटक जाएगी इसी लाइन पे जाके। तो ये बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से रोकने का तरीका क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। अरे रेफरेंस वेरिएबल ने नई मेमोरी बचाने से रोक दी, ये समझ में आ रही बात? जैसे ही मैंने रेफरेंस ऑफ के लिया तो जहाँ पर S1 है वहीं पे क्या आ गया, अब दोनों इसी को रिफर कर रहे हैं, तो नई मेमोरी क्रिएट होने से बच गई, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से बच गया। तब ये के से रोल नंबर उठाएगा और ये S2 के रोल नंबर को दे देगा। दिस यहाँ पर है, और अब की बार दिस कहाँ पर है? दिस अब की बार S2 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसको कॉल किसने करा है? S2 ने। क्लियर? तो दिस पॉइंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दिस एरो रोल नंबर, दिस एरो नेम, और राइट साइड में के डॉट रोल नंबर, के डॉट नेम। तो ये तरीके से हम यहाँ पर डेटा उठा के किस में कॉपी कर लेंगे? S2 के अंदर। क्लियर? समझ में आ रहा? दोनों को डिस्प्ले कर लो, तो एक डिस्प्ले मेथड बना देंगे अपन रूटीन। कुछ और भी काम कर सकते थे आप, मार्क्स वगैरह लेना हो, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक डिस्प्ले बना दी है। बाकी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए पूरा।
ये हैंडल के साथ डिफाइन कर दिया और एंड ऑफ क्लास। समझ में आया दोस्तों? यहाँ शुरू हुई क्लास, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक डिस्प्ले मेथड ले ली। यहाँ पर फंडा समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आता है M% यहाँ से हटाया तो क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा जैसे ही मैं M% हटाऊंगा ये स्टूडेंट क्या ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा, फिर ये अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो इसको मैचिंग यही मिलेगा सेम। क्यों? क्योंकि ये उधर से S1 को लेके आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है, तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर मैच नहीं होंगे, ये अपने आप में इसी को कॉल करेगा, तो ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करना शुरू कर देगा अगर मैं यहाँ से M% हटा दूंगा तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे तो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर का केस ये भी सही है। C++ में असाइनमेंट और ब्रैकेट दोनों चलेंगे। नॉर्मल इंटीजर भी जब लिखते हो ना आप कभी, इसको इंटीजर में टेस्ट करना जाके, इंट एक्स असाइंस 20 और इंट एक्स और ब्रैकेट में 20 बोथ आर सेम, क्योंकि इंटरनली मैकेनिज्म वही है कि आप एज ए कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास कर दो पैरामीटर बनाते समय। तो दोस्तों ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे कैंपस के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए कहीं ना कहीं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, यहाँ चूँकि ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाता है, बाकी लैंग्वेज में जाएंगे ना अपन तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ रेफरेंस का ही कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर जब किसी और लैंग्वेज में यूज़ होगा तो वहाँ पर ये इनफाइनाइट वाला इशू नहीं रहेगा। जावा में, पाइथन में ये प्रॉब्लम सिर्फ C++ में क्यों है? क्योंकि बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस दोनों तरह की कॉलिंग है, और जब नया ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो फिर वही प्रोसेस अडॉप्ट करेगा पुरानी वाली। तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ प्रिकॉशनरी इस बात को डिस्कस किया है, क्योंकि C++ में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन भी अलाउड है और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी अलाउड है। दोनों बातों के कारण यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अलग कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ये भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है। 3 कंस्ट्रक्टर आपने एक साथ डिफाइन कर दिए, दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की, पूरे कंस्ट्रक्टर के प्रैक्टिकल अपन एक साथ कवर करेंगे, जिससे कि पहले आप समझ जाओ, प्रॉपरली बना लो, फिर एक सेपरेट प्रैक्टिकल में इसको हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।